नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एमपी के सिलेबस में लगे निबंध एक लंबी कविता का अंत। यह निबंध मुक्तिबोध की पुस्तक एक साहित्य की डायरी के 13 चैप्टरों में से एक है। एक साहित्य की डायरी का अनुक्रम कुछ इस प्रकार है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत। डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ये 13 चैप्टर हैं इस पुस्तक में पूरी में। एक साहित्य की डायरी नेट के सिलेबस में पूरी पुस्तक को रखा गया है, परंतु जो एमपी का सिलेबस है उसमें ये एक चैप्टर लगा है, एक लंबी कविता का अंत, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा। उसके अंत पर जितना अधिक सोचता गया, मुझे लगा कि उस कविता को और बढ़ाना होगा, कि वह अपने आप ही बढ़ जाएगी। मुझे उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई को देख भय सा जान पड़ा। भय इसलिए कि इतनी प्रदीर्घता हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। दूसरे यह कि उसके मासिक पत्रों में प्रकाशन में बड़ी असुविधा हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़कर आप उसे अपना श्रोता बना लें, तब भी काम नहीं चलने का, क्योंकि उसकी प्रदीर्घता उबाने वाली होगी। तब क्या किया जाए? क्या उसको काट छाँट कर छोटा कर दिया जाए, या उसके भीतर जो बातें, जो गुत्थियाँ, जो समस्याएं प्रकट हुई हैं, उसके चित्रात्मक विकास के लिए अवसर और क्षेत्र प्रदान किए जाएं? दूसरे शब्दों में, क्या मेरी कविता के अंत स्रोत तत्वों को अभिव्यक्ति के लिए विकास का अवसर दिया जाए? मैं उसको विकास और प्रसार का अवसर देने के पक्ष में हूँ। आज मैं महीने भर से उस कविता के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, या यूँ कहिए कि वह कविता हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। बीच बीच में लोगों के पत्र आते रहे, पिताजी के, मित्रों के, कुछ अपरिचितों के भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जब लगा कि लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, मुझे गाली देंगे, उनसे मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे, तब मैंने कलम ली और उन्हें 2 शब्द लिख दिए। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती, लेकिन मेरा वैसा हो सकना असंभव है, क्योंकि भावावेश किसी बात को लेकर होता है, वह बात किसी दूसरी बात से जुड़ी होती है, दूसरी बात किसी तीसरी बात से। इस तथ्य को मैं यूँ कहूँगा, यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है, वह भी ऐसा ही गतिशील है, और उसके तत्व भी परस्पर गुम्फित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता, और जो छोटी होती हैं वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और इस प्रकार की न मालूम कितनी ही कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी हैं। उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती। यह मेरी ट्रेजेडी है। इससे भी बड़ी ट्रेजेडी यह है कि लोग मुझे गद्य लिखने को कहते हैं। एक बार मैंने एक पुस्तक भी रिव्यू की, वह भी ऊपर से दबाव आने पर। तो देखता क्या हूँ कि रिव्यू के लिए किताबों पर किताबें आने लगी। अब आप जानते ही हैं कि सच्चाई पर सच्चाई, वह जिसे आप यकीनन सच्चाई समझते हैं, किसी न किसी हद तक बंदिश लगी ही रहती है। इसलिए रिव्यू करना आग से खेल करना है। मेरे कृपाशील अधिकारीगण वे मेरे प्रगाढ़ मित्र भी हैं, लेकिन लेखक नामक कार्यशील व्यक्ति को जंतु समझते हैं।
लेखकीय कार्य के प्रति उनकी अनास्था इस आस्था से निष्पन्न होती है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए। इसलिए साल में अगर 4 किताबें लिखकर 4-1 हज़ार की आमदनी नहीं की तो क्या किया। इसलिए मुझे सलाह दी गई कि मैं उपन्यास लिखूं और अपना दलिहद्दर मिटाऊं। मेरी स्त्री मेरी टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है और उदास होकर मुझसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा कविता, इस पर कितने रुपए मिलेंगे। अब मैं यह सोचता हूँ कि कलम घसीटते हुए मेरे बाल तो सफ़ेद हो ही गए। मेरे जीवन का यह अंतिम कार्यकाल चल रहा है, तो मैं क्यों न अपनी कविताओं को परिशोधन करके उन्हें प्रकाशन योग्य रूप दे दूं। लेकिन यह कविता है कि हाथ पांव पसारती जा रही है और अब सुना है कि मुझे जल्दी ही एक कुंजी मिलने का काम मिलेगा। मेरी आर्थिक कठिनाई कुछ तो हल हो ही जाएगी। इधर माता पिता भी आ रहे हैं। जरूरी है कि मैं लाभजनक कार्य हाथ में लूं। लेकिन बुरी बात तो यह है कि मुझे एक काम से दूसरे काम पर जाने में तकलीफ होती है। अब यह हालत है कि मुझे इस कविता को बार बार पढ़ने की, उसमें बार बार संशोधन करने की इच्छा होती है, लेकिन अब समय नहीं है, फिर कभी देखूंगा। लेकिन स्त्री टेबल के पास खड़ी हुई है। किसी जमाने में जब वह छोटी थी और मैं भी छोटा था तो बड़ी आकर्षण थी। आज वह मुझे भयोत्पादक प्रतीत होती है। उसको देखकर मेरे हृदय में करुणा, दायित्व भार, यथार्थ का आतंक और भय, तरह तरह की भावनाएं व्याप्त हो जाती हैं कि इतने में मेरी नज़र 2 चिट्ठियों पर जाती है जो मेरी टेबल पर हुई हैं। एक है शरद जोशी की, दूसरी अक्षय कुमार जी की। दोनों मेरे अपने हैं। बस यही उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गले पड़ी चीज़ समझना आज के बहुत से कलाकारों का स्वभाव है। मैंने देखा है कि ऐसे कलाकार साधारणतः अपने को बौद्धिक और प्रभावशाली और आधुनिक समझते हैं। शायद वैसे होते भी हैं। दूसरे प्रकार के भी कलाकार होते हैं जिन्हें अपने लोग बड़े प्यारे होते हैं। उनका यह हिसाब होता है कि अगर कोई कवि उनका दोस्त हुआ तो वह निसंदेह ऊंचा और अच्छा कवि तो हो ही गया। किंतु यदि कोई लेखक यदि किसी दूसरी या तीसरी प्रकार की मंडली में रहता है या नहीं भी रहता, लेकिन उनसे अलग है, तो यह धारणा बनाने की प्रवृत्ति सबल हो जाती है कि वह यूं ही लिखता है, बेकार लिखता है, फिजूल लिखता है। इस प्रकार की मंडलियों में जो चीज़ चलती है, एक सीमित क्षेत्र में वही श्रेष्ठ और वर्णनीय दिखाई देती है। उसके वे सब अपने हैं, सगे हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ भी हैं, उत्तम भी हैं, अच्छे भी हैं। दूसरे शब्दों में एक विशेष प्रकार के लोग यदि अपनों से ऐंठकर उनकी उपेक्षा करते हैं तो दूसरी विशेष प्रकार के लोग उन्हीं में रहकर उनसे प्रचलित स्तरों को कसौटी समझकर कीर्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह भी संभव है। यह घरे बाहिरे की समस्या हो, यानी कि जो अत्यंत आत्मीय हो उन्हें यूं ही समझा जाए, और जो पराये और परकीय हों उन्हें अपनी आकर्षण, विश्वास और श्रद्धा का आस्पद माना जाए। मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। उन्हीं में मैं अपने को गिनवाना चाहता हूँ। लेकिन यह एकदम सच है कि अपनों की उपेक्षा का अपराधी हूँ। लेकिन मैं उन अपनों से क्या कहूँ कि यह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ती थी। यह नहीं कि मैं उससे रात दिन चिपका हुआ था, क्योंकि वैसा असंभव है, वरन यह कि जब भी मैं देखता कि मेरे हाथ में काम आ गया है तो पाता कि वह मेरी कविता है और कुछ नहीं। मैंने न मालूम कितने ही महीने और वर्ष
उन जैसी पर खर्च किए हैं और उनसे मुझे कुछ नहीं मिला, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। कुछ पागल लोग कीमियागर, एल्केमिस्ट, लोहे को सोना बनाने की फिक्र में लगातार काम करते हुए नष्ट हो गए। कुछ दूसरे ढंग के पागल जमीन में गड़े खजाने को खोजने और कभी भी न पा सकने में इतना मशगूल रहे कि उनकी फैमिली में, समाज में, जमाने में उन्हें बेवकूफ़ करार दिया। कई तरह के पागल हुआ करते हैं और मुझे अब समझ में आने लगा है कि हो न हो मैं भी उसी श्रेणी में गिने जाने का योग्य हूँ। लेकिन नहीं, मैं फिर से समझदार बनने की कोशिश करूँगा और गद्य लिखूँगा। मैंने इस ओर काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन क्या बताऊँ कि एक चीज़ है जिसका नाम है धुन, जिसका नाम है लौ। यह शब्द आधुनिक नहीं है, फिर भी उनके अर्थ का अस्तित्व आज भी विराजमान है। वह मुझे कविता की ओर ही ले जाती है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं कविता नहीं बल्कि गद्य लिखूँगा। इससे मुझे आमदनी भी हो जाएगी और कुछ यश भी बढ़ेगा। मैंने सोचा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। क्या यह असंभव है? साफ बता दूं कि मैंने वैसा कभी भी करके नहीं देखा, फिर भी सोचता हूं कि वैसा करूं। क्यों? अब क्या बताऊं कि इस तरह मुझे गद्य लिखने की आदत तो पड़ जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि अगर कविता नहीं तो कविता की आत्मा को कहानी के रूप में ही क्यों न सही मान्यता प्रदान करा सकूंगा। यह मेरी अभिलाषा है। यह सही है कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है, लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ और अब जल्दी ही खुर्राट हो जाऊंगा। मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से भयभीत हैं, डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतारकर नया बुशकोट धारण कर रहे हैं। आज से कोई 25-30 साल पहले यह हालत थी कि नया लड़का भी मूछें बूछें रखकर और दूसरे तौर तरीकों से अपने को बुजुर्ग जैसा गंभीर बनाए रखना चाहता था। आज हालत यह है कि बुजुर्ग भी बालक बनना चाहते हैं और चपल चंचलता सूचित करने के लिए उसी तरह की पोशाक भी धारण करते हैं। इसका कारण था पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था, आज नवयुवकों और बालकों का जोर है। 2-1 साल पहले मैं यूपी गया हुआ था। वहाँ जाकर देखता क्या हूँ कि एक स्वनाम धन्य अत्याधुनिक महापुरुष दुखी हैं। पूछने पर पता चला कि वे नई पीढ़ी के कारनामों से पीड़ित हैं। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई, लेकिन सवाल यह है कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी एवं अपराधी हैं। स्वयं वे कहीं चूक गए, इसलिए मात खा गए। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है, उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया। स्वाधीनता प्राप्त के उपरांत भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दिए, उनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों की श्रद्धा नहीं रही तो इसका कारण यह नहीं है कि वे अनास्थावादी हैं, वरन यह कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पद नहीं रहे। और अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था ही से होता है। अनास्था आस्था की पुत्री है। फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी। आजकल रंगमंच पर अनास्था
नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आज के नवयुवकों